जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी होगी सेकंड क्लास, यानी कि 60 क्लासेस की जो सीरीज़ है वो हमारी आज सेकंड सीरीज़ होगी। इसमें हम लोग आप लोगों को बता रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। कि जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज होगा हमारा 11वां क्वेश्चन कि मानस की खालिस्तान की सहायक नदी है। तो इसमें से आपके ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारी मानस नदी की सहायक नदी है। ठीक, इसे किसे मानस को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र को और बांग्लादेश में जमुना को। और ये ब्रह्मपुत्र है, ये आपका ऑप्शन में दिया गया है और इसी को हम लोग मानस नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बाएं किनारे की जो नदियां हैं इसमें ल्हासा नदी, न्यांग नदी, पारलुंग नदी, जांगबो नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलोंग नदी आदि शामिल हैं। और देखेंगे कि दाहिने कौन है। तो दाहिने सिरे किनारे इसमें कामेंग, मानस, बेकी, रैदक, जलधाका, तिस्ता और सुबनासिर नासरी नदी हैं। ठीक, और क्या है नेक्स्ट में कि मांजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको पूछा जाए कि मांजुली नदी द्वीप कैसा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, ब्रह्मपुत्र भारत की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक, और जबकि लंबाई के हिसाब से कौन है? गंगा है। गंगा आपकी लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक, मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं देवी मनसा में नाग देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे में मिलने से पहले मानस नदी भारत में भूटान और असम से होकर बहती है। ठीक, मानतुगुरी में यह नदी दो शाखा में विभाजित होती है। पूर्वी शाखा को बेकी कहते हैं और पश्चिमी शाखा को मानस कहते हैं। यानी मानस को ही क्या बेकी और मानस दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक, मानस नदी जोगी गुफा के पास ब्रह्मपुर नदी में मिलती है। ठीक, भूटान का रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य मानस नदी घाटी में ही स्थित है। ये हमारा मैप है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है और इसमें आपका पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी सब दिए गए हैं। ठीक, बात करें महानदी की, तो महानदी की सहायक नदियां तेल, जोंक, सियोनाथ महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, कृष्णा नदी की बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ठीक, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? बाएं छोर पे कौन सी है? भीम, डिंडी, पेद्दावगु, मुसी, पलेरू और मुनेरू। और दाएं छोर पर कुदली को निरंजना कहते हैं, और बेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा, ये हमारी कृष्णा नदी की दाएं छोर की नदियां और बाएं छोर की नदियां हुई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि केंद्र के राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की गई है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो इसमें से आप
ऑप्शन है पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुरेश प्रभु। कौन सा? सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी हिस्सों में से 47 सदस्य शामिल होंगे। समिति के जो अध्यक्ष होंगे वे सुरेश प्रभु होंगे और देश के 47 सदस्य शामिल होंगे सभी राज्यों से। ठीक, बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार में समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नीति तैयार की जा रही है। समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सहकारिता के सचिव, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार भी शामिल होंगे। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। ठीक, इसमें लक्ष्य सेन, विकास ठाकुर, नीरज चोपड़ा, अंचद शरद कमल। तो अंचद शरद कमल हमारा राइट आंसर होगा कि अंचद शरद कमल को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। युवा खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की जिसे 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। टेबल टेनिस के खिलाड़ी अंचद शरद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो अंचद शरद कमल है ये आपका टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस पंचवर्षीय योजना में महाल नोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय या तृतीय या चौथी? तो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ही किसके नाम से? महाल नोबिस के नाम से जानते हैं। और बात करें कि इसमें फैक्ट्स क्या होंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस के नाम से जाना जाता है। कृषि और उद्योग के रूप में व्यापक क्षेत्र के लिए संसाधन आवंटन की रणनीति को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने विश्व द्वारा तैयार किया है। ठीक, और ये 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी कल्पना आर्थिक स्थिरता के माहौल में की गई है। यह महसूस किया गया कि कृषि को कम प्राथमिकता दी जा सकती है। यह योजना तेजी से औद्योगिकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों पर केंद्रित है। योजना ने विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात की वकालत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज या क्रिकेट से, बास्केटबॉल या बैडमिंटन से, क्रिकेट या टेनिस से, टेनिस या बैडमिंटन से? तुम्हारा राइट आंसर होगा टेनिस और बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी, टेनिस विश्व प्रसिद्ध खेल है। खेल में 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक बॉल गेम जिसमें कुल 2 खिलाड़ी, जो 2 खिलाड़ी हो तो ये एकल होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है और बीच में बॉल वाला वो सिस्टम होता है। और 2 खिलाड़ी, ये 4 खिलाड़ियों वाला देखें तो एक तरफ जैसे 2 हो गए, ठीक, और 2 एक तरफ होंगे, ये आपका इस तरह होगा। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जिसमें आपके ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी या फजलुल हक। इसमें आपका बदरुद्दीन तैयबजी आपका राइट आंसर होगा। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी अध्यक्ष थे। किसके? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये तीसरे अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और इसके तीसरे नंबर पे बदरुद्दीन तैयब हैं जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के दूसरे अध्यक्ष थे। वे कोलकाता में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी सदस्य थे।
1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। ये एनी बेसेंट हमारी विदेशी थी जो कि पहली महिला थी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2022 में किसने निर्वाचन आयुक्त ईसी का पद ग्रहण किया है? अरुण गोयल, किशोर कुमार वसा, संजीव चोपड़ा, उमेश मिश्रा। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण गोयल को। अरुण गोयल पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं। इनको निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया। ये 16 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने तक केंद्रीय भारतीय उद्योग मंत्रालय के महासचिव होंगे। ठीक, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हैं, जैसे प्रोफेसर किशोर कुमार वसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव चोपड़ा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में, और राजस्थान के राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, या इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, यानी गुप्त साम्राज्य का। ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट में कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य मगध में 4वीं शताब्दी के आसपास उभरा और इसने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को अपने में समाहित कर लिया। गुप्त काल को लोकप्रिय रूप में भारत के स्वर्ण युग, किसके स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश के पहले 2 शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। ठीक, इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो पहले हुआ चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 से 335 ईस्वी तक रहा। दूसरा है समुद्रगुप्त जो 335 से 380 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक। कुमारगुप्त 415 से 455 ईडी तक। अगर बात करें अंतिम शासक की तो हमारा कुमारगुप्त होगा अंतिम शासक गुप्त साम्राज्य का। ठीक, इस वंश का महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसके शासन काल के प्रमाणिक साक्ष्य किसमें मिलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में संरक्षित है। इसके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे। तो हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, या जम्मू कश्मीर? ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली है जो कि कहाँ? बेंगलुरु है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु आमतौर पर पूरे वर्ष अधिक मध्यम जलवायु का अनुभव करता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर या निजामों का शहर कहा जाता है। पुणे को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, कौन सी? तो ओराम, संथाल, मुंडा, या हो? तो हमारी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल। यानी संथाल हमारी जो है झारखंड के सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या या कुल जो जनजाति है वो 26.3% है। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बॉक्साइट के 2 प्रमुख उत्पादक खालिस्तान हैं, झारखंड और गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड। जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही हमारे बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 49% हिस्सा है। ओडिशा में बॉक्साइट भंडार राज्य के पूर्वी तट पर सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और कोरापुट जिला में स्थित है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो बॉक्साइट भंडार कहाँ? विशाखापट्टनम,
विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट या जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट से परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों से इसका संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के लिए के उत्सर्जन को सीमित और कम करने के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने के लिए है। और जलवायु परिवर्तन एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें ओजोन क्षरण, ग्लेशियर का पिघलना, CHG उत्सर्जन आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के ढांचे में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन है। पार्टियों का पहला UNFCCC सम्मेलन 28 मार्च से 7 अप्रैल तक और 1995 में हुआ। कहाँ? बर्लिन जर्मनी में हुआ। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? तो बिहुला हमारा कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है। यह पूर्वी बिहार में विशेष रूप से बिहार के भागलपुर जिले में एक लोकप्रिय महोत्सव है। प्रत्येक वर्ष अगस्त में होने वाले इस महोत्सव में भक्त अपने परिवारों की भलाई के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। यह महोत्सव शानदार मंजूषा कला प्रोत्साहन देता है जो बिहार की अन्य प्रसिद्ध लोक कलाओं जैसे संथाल परगना की जड़ोपेटिया और मिथिलांचल की मधुबनी चित्रकला से के समान है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों की बात करें या महोत्सव की तो चैत्र यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, कछुआ महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। गुजरात के महोत्सव या त्योहार की बात करें तो भवनाथ मेला, रण महोत्सव, शामलाजी मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये कहाँ के? गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव या त्योहार तो मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को की। यह एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1859 में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में वापस भंग कर दिया था। ठीक, महत्वपूर्ण आंदोलन और सभा और उनके संस्थापक की बात करें तो इसमें जैसे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने, अभिनव भारत की BV सावरकर ने, प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने और आत्मीय सभा की राजा राम मोहन राय ने, गदर पार्टी की लाला हरदयाल और कांशीराम 2 लोगों ने की थी। और बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। मुस्लिम लीग आगा खां और समी मुल्ला थे। आज का हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो पोलियो, एबोला, टाइफाइड या हेपेटाइटिस? तो हमारा राइट आंसर होगा टाइफाइड होगा। टाइफाइड ये दूषित भोजन या पानी पीने या खाने से विषाणु का अनुबंध होता है और इसी से टाइफाइड होता है। जीवाणु की बात करें तो इसकी खोज एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ल्यू पैस्चर ने रेबीज के टीके और दुग्ध के पश्चीकरण की खोज की। इनामीना और नॉनस्टॉक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं। हैजा और कुष्ठ
और 6 रोग जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक, तो कैसी लगी आप लोगों की क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हमारे हो गए आज 25 यानी 15 क्वेश्चन आज 10 ये, आप टोटल हो गए 25 क्वेश्चन। ये हमारी 60 क्लासेस में सेकेंड सीरीज़ है। सेकेंड सीरीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।